जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना अस्रोही और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका में, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका ने अपना सुपर बॉस चुन लिया है और डोनाल्ड ट्रंप, अब लगभग तस्वीर साफ हो गई है कि वो जीत गए हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। खास जो मेहमान हैं हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, धनंजय हमारे साथ हैं, अजय जी हैं, राजेश जी और धर्मेंद्र जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर अब डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आ जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, खासतौर से भारत और अमेरिका के रिश्तों में। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि वो नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए मेरे बहुत करीबी मित्र को हार्दिक दिल से बधाई उन्होंने दी है। इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं अजय जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो दोस्ती रही है और हाउडी मोदी का भी जो कार्यक्रम हुआ था खूब चर्चा में रहा। अब दोबारा से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने रिश्तों को हम आगे बढ़ाएंगे और जो कुछ सफलताएं उस समय पे अर्जित की थी उस सफ़र को भी आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है आपको, कैसा रहेगा ये वाला टर्म? और डेफिनेटली ये बेहतर रहेगा वंदना। और इस बात को मोदी साहब ने खुद ट्वीट करके एक पोस्ट के जरिए बधाई दे करके कह भी दिया है उन्होंने कि जिस तरह से मेरे दोस्त को बधाई, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है अपने एक पोस्ट में। और ये बात कहते रहे हैं चुनाव के दौरान, खुद ट्रंप साहब भी कहते रहे हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों देशों के बीच में चुनाव के दरमियान जो बातें कही जाती है और जब टेबल पर आकर के नेगोशिएशन या फिर दोनों देशों के रिश्तों की बात होती है, उसमें फ़र्क तो ज़रूर होता है, लेकिन इसको खारिज नहीं कर सकते जो दोनों एक दूसरे को दोस्त बुला रहे हैं। तो इसका असर होगा। 6 भारतीय मूल के चुने गए हैं, उसका भी असर होगा जो सांसद वहाँ पर चुने गए हैं। और साथ में वो जो दुनिया के हालात भी इस वक्त में हैं, वो भी भारत अमेरिका संबंधों के लिए बेहतर हैं। जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें बदलाव आएगा ट्रंप साहब के आने से। जैसे मसलन चीन का उदाहरण ले लीजिए। चीन के सख्त विरोधी हैं ट्रंप साहब, और चीन हमें पिन करता रहता है, परेशान करता रहता है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है ना। तो यहाँ एक तो बेहतर के हालात हैं ही भारत अमेरिका के बीच में, उधर चीन से बहुत नाराज रहते हैं ट्रंप साहब, उन पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। ये सब भारत के हक में होगा। तो कुल मिलाकर ये हालात हैं कि भारत के लिए एक बेहतर है, भारत के लिए बेहतर है। अजय जी कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि अजय जी ने भी जिक्र किया अभी पर कि जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं उसमें एक बड़ा रोल, जैसा कि हम देख सकते हैं कि कनाडा पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि कनाडा और भारत के रिश्तों में जो तल्खी हम देख रहे हैं, क्योंकि जो नीतियां थी जो बाइडन की या कमला हैरिस की, वो कहीं ना कहीं मैच करती थी यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो बदलाव हुआ है ट्रंप के आ जाने से, आपको क्या लगता है कि कनाडा पर कितना दबाव होगा? क्योंकि खालिस्तान आतंकवाद का जिक्र हो रहा है, आतंकवाद के धुर विरोधी हैं डोनाल्ड ट्रंप, बार बार वो इस बात का जिक्र करते हैं, या फिर अवैध घुसपैठ की जो बात हो रही है भारत में भी इसका जिक्र होता है और वो भी इस बात को कर रहे हैं। बड़ा बदलाव होगा। ट्रंप की जो नीतियां हैं वो डेमोक्रेट्स जो हैं उनसे थोड़ा अलग है। ये साफ गोई से बात करते हैं और सीधी बात करते हैं। वो हमेशा से ये कहते रहे हैं। अब मान लीजिए आपने कनाडा का जिक्र किया है, तो कनाडा में अभी जो नेटो के जो देश हैं उनको बड़ी सख्त लहजे में हमेशा से बोलते रहे हैं। ट्रंप कहते रहे हैं कि आप अपने हिस्से का पैसा देंगे, जो 2% देना होता है जीडीपी का नेटो के कंट्रीज़ को, उसके बारे में। साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो बात अगर कनाडा की करते हैं और भारत और कनाडा के संबंधों की करते हैं, तो पहले क्या होता था कि जो 5 आइज़ जो कंट्रीज़ होते थे, जिसमें अमेरिका का बड़ा अहम रोल होता है और वो सपोर्ट करते हैं कनाडा को। वहाँ पर जो निज़र मर्डर केस वाला जो मामला आया, जिसमें अमित शाह का भी नाम आ गया और हमारे हाई कमिश्नर को भी उन लोगों ने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में डाल दिया, तो इनमें थोड़ा बदलाव दिखेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो वैसे सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी बात को कनाडा का। उनका जो 5 आइज़ वाला जो कंट्री का जो उनका जो चार्टर है, उससे ये अलग होगा। तो जाहिर है भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध अभी बिगड़े हैं, हो सकता है उसमें आपको बदलाव दिखे। और मैं ये साफ तौर पे कह रहा हूँ कि हो सकता है कनाडा के रुख में भी बदलाव दिखे। अच्छा, हम काफ़ी रणनीतिक बातें यहाँ पर कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि 2 बार जिंदगी बची है, वो किस्मत का भी जिक्र कर रहे हैं, ईश्वर का भी जिक्र कर रहे हैं, विश्व शांति की भी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत धार्मिक तरीके से या इमोशनल तरीके से आगे बढ़ाएंगे देश को? देखिए, अमेरिका जो अपने नीति के हिसाब से चलता है, ये चाहे वो ट्रंप हो, बाइडन हो, थोड़ा सा 19-20 होता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा हम पीछे झांक के चलते हैं। हम लोग का रिश्ता जो है रसिया से था। रसिया जब बिखर गया तो हम लोग के तरफ जो दोस्ती हुई, आपको पता ही होगा, जब हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो उस पर हम लोग को बैन लगा दिया गया था।
और जब हम लोग का जो है कारगिल के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसमें जो ऑर्डर जो बिगड़ गया था, तो अमेरिका का काफ़ी रोल था जो पाकिस्तानी आतंकी हटे थे। तो भारत की स्थिति बदल रही है, चूँकि जियोपॉलिटिकल वजह है, वो चाइना है, रसिया है। चूँकि रसिया कमज़ोर हुआ, चाइना हम लोग के लिए दुश्मन था, इसलिए हमसे दोस्ती तब से बनी आ रही है। उससे जो है अभी एक तरह से देखिए वहाँ पे हम लोग के बेनिफिट में क्या है कि अभी जो आज जीत हुई है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे अमेरिकन मार्केट हो, चाहे जो यूरोपियन मार्केट हो, चाहे एशियन मार्केट हो, शेयर मार्केट में एक ज़बरदस्त उछाल हुई है। तो एक एक्सपेक्टेशन है, चूँकि यहाँ पे यूक्रेन और रसिया के युद्ध की वजह से हम लोग पे भी असर पड़ा, प्लस जो अमेरिका को भी इसकी आंच लगी थी। तो यदि रसिया का युद्ध खत्म हो जाता है तो एक जो है फिर मार्केट में जो एक फ्लूइडिटी बनेगी और उससे पूरी दुनिया में जो टॉप मोस्ट है उससे फ़ायदा होगा। हम लोग का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पहले जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ होता था, लेकिन बाद में जो है चीन आ गया है। चीन, चूँकि आपको पता ही होगा चीन में हमसे दोस्ती क्यों की, उसको पता था कि हो सकता है ट्रंप जीत जाए, तो एक बड़े मार्केट की तलाश कर रहा है। यहाँ पर डिसबैलेंस है और अमेरिका में डिसबैलेंस नहीं है। वहाँ पर हम लोग ज़्यादा सामान बेचते हैं, वहाँ से कम सामान आता है। तो आप देखिएगा यदि रसिया का युद्ध यदि खत्म हो जाता है तो एक महीने में जो है इकोनॉमी, शेयर मार्केट इससे असर हो सकता है। कि जो चीन और भारत के रिश्ते में जो बर्फ जमी हुई थी, जो पिघल रही है, वो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि वो इसलिए कि ट्रंप आने वाले थे, इस बात का एहसास पहले से हो गया था। आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि नहीं इसमें भी 2 से 3 चीज़ें, क्योंकि जब फर्स्ट डिबेट हुई थी सीनेट की तो उसमें कहीं ना कहीं जो बाइडन थे, जो बाइडन के खिलाफ जब ट्रंप थे तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप लीड कर रहे थे। लेकिन जब कमला हैरिस आई तो कहीं ना कहीं कई ऐसे बड़े सवाल थे जिसका ट्रंप जवाब नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जो कमला हैरिस है वो इलेक्शन को लीड कर रही हैं। लेकिन वही है ना कि इमोशंस जो हैं वो सेंटिमेंट्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जो पेनिसिल्वेनिया में जो ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा चेंज था पूरे यूएस इलेक्शंस में कि जब जो अमेरिकी जनता का जो रुझान था वो अपनी तरफ खींचा। तो कहीं ना कहीं वो भी बड़ा कारण था कि ट्रंप के जीतने का। इसके साथ इसमें एक और बड़ी चीज़ ये रही कि ट्रंप ने पहले ही अपने साफ कर दिए थे। उन्होंने बोला कि हम H1B वीज़ा पॉलिसी को लेकर साफ है कि जो अमेरिकन लैंड है वो सिर्फ अमेरिकन की है, हम जो प्रवासी उनको हम एंट्री नहीं देंगे जो कि आ रहे हैं, हम इनके खिलाफ कड़े अमेरिकन फर्स्ट की जो पॉलिसी, हाँ बिल्कुल प्रतिबंध लगाएंगे। इसके अलावा उन्होंने साफ कर दिया पहले कि हम क्योंकि इससे जब ट्रंप इलेक्शंस में बीच में थे अभी 2 से 3 महीने पहले, तो तमाम बड़े जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से बयान आए कि जो ट्रंप हैं वो एक बुरे सपने की तरह है। क्योंकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि नाटो, जैसा कि सर ने बताया कि जो नाटो में यूएस अपना 1/3 देता है, तो भाई क्यों दे 1/3, हम क्यों दें अपना। इसके अलावा जो एड दी जा रही है यूक्रेन को, उन्होंने बोला कि हम जो रूस यूक्रेन युद्ध है हम उसको रुकवा देंगे, क्योंकि जो यूक्रेन को एड दी जा रही है यूएस की तरफ से वो कम दी जाएगी। इसमें एक और बड़ा जो चीज़ रही वो ये थी कि लगातार ट्रंप जो थे बाइडन के खिलाफ थे, क्योंकि उसमें भी एक पॉइंट है, क्योंकि ट्रंप का लगातार ये कहना था क्योंकि जो बाइडन प्रशासन है वो फैसले नहीं ले रहा है, क्योंकि बाइडन के अलावा जो डीप स्टेट है, जो पेंटागन है, वो फैसले ले रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें एक बड़ी चीज़ थी, क्योंकि ट्रंप हमेशा अपने गर्म रवैये और अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि लगातार जब वो 2020 में इलेक्शन से जब हारे तो तमाम चीज़ें ऐसी जो सामने आई, जैसे कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे, उन्होंने बोला कि जो ट्रंप थे वो किसी की सुनते नहीं है, वो खुद फैसले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ थी कि जो ट्रंप का जो एक आक्रामक रवैया रहता है, वो डोमिनेंस सेंस रहता है, वो कहीं ना कहीं हावी हुआ। और फिर जैसा कि जो पेनिसिल्वेनिया में हुआ कि उसके बाद जो इमोशंस जो पूरी जनता की जो खींचा, वो भी एक बड़ी चीज़ थी। और उसके बाद अभी जो बीच में जब हम स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे थे, जो स्विंग स्टेट्स हुई उसमें 2 से 3 चीज़ें हुई। उसमें जो 7 स्टेट थी उसमें लग रहा था कि कमला हैरिस लीड करें, लेकिन ट्रंप ने 900 रैलियां करी। वो 900 रैलियों का असर ये हुआ कि ट्रंप आज 277 तक पहुंच गए हैं और मैजिक नंबर्स को पार कर गए हैं। लेकिन जैसे आपने कमला हैरिस का जिक्र किया, कांटे की टक्कर तो यहाँ पर थी। कमला हैरिस ने बहुत खर्च किया और महिलाओं का बहुत तादाद में उनको सपोर्ट भी मिला। वहाँ खासतौर से जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वहाँ पर जो सिंगर्स हैं, वो खुलकर सामने आ रही थी मदरहुड की बात करते हुए। लेकिन दूसरी बार ऐसा हुआ ट्रंप ने महिला कैंडिडेट्स को हराया। क्या वजह लग रही कि महिलाओं को क्यों पीछे रह जाती है अमेरिका? ये अपने आप में बड़ा ही पैराडॉक्स है, बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि यूएस जो सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और इंडिया काफ़ी नया है उसके मुकाबले में, और फिर भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब बन चुके, लेकिन अभी तक यूएस में ऐसा नहीं हो पाया। अब इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि पुरुषवादी सोच का नतीजा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये तो है ही कि वहाँ पर ये बात जान लीजिए कि भले हम कई मामलों में पिछड़े हों, हालांकि हम मुद्दे पर मैं लौटूंगा इस पर कि क्या इससे बेनिफिट हो रहा है या क्या असर पड़ने वाला है। टक्कर तो दी है कमला हैरिस ने, क्योंकि ट्रंप को भी ये कहना पड़ा कि हमने असंभव को संभव किया है।
यस, तो वहाँ एक बात मान लीजिए कि बहुत हाल तक, कुछ ही दशक पहले तक महिलाओं को वोटिंग राइट भी नहीं थे, समझ लीजिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में बेशक आपको दिखता है कि बहुत ही लिबरल सोसाइटी है, लेकिन महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन जितना वहाँ है, आज भी हिंदुस्तान में उतना नहीं है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो शायद उसके वहाँ की साइकी में अभी भी ये नहीं लोग एक्सेप्ट कर पाते कि क्या एक महिला लीड कर पाएगी, नेशन को ड्राइव कर पाएगी। मुझे लगता है ऐसा, लेकिन ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है, ये हो सकता है। अब उस बात पर जो आप वहाँ पर आ रहे थे कि बेनिफिट क्या होगा, क्या असर पड़ने वाला है, मुझे लगता है, क्यों मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ रोजी रोजी हो जाएगा यूएस और इंडिया के बीच में, बिल्कुल नहीं। ट्रम्प साहब ने ये साफ भी कहा है कि इंडिया ने टैरिफ लगा रखा है यूएस के प्रोडक्ट्स पे, तो ये नहीं चलने वाला, वो भी झगड़ेंगे इस बात को लेकर के। बट फिर भी जो एक्चुअली ऑपरेट होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, वो वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से, और उसमें दोनों चीज़ें इंडिया के हक में हैं इस वक्त, ये प्रशासन बदलने से, ट्रम्प साहब के आने से। एक डायरेक्ट चाइना वाला फैक्टर जिस पर हमने एक बार बात की है, दूसरा फैक्टर जो वॉर का है, वॉर होना और उसकी वजह से जो इकोनॉमीज पे प्रेशर आती है, डेवलप्ड कंट्रीज तो उसको झेल जाती हैं, उनका ये गेम प्लान भी होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जो अभी बिल्कुल पूरे जोर शोर से लगा हुआ है कि हमको डेवलप्ड बनना है, टारगेट पे चल रहा है, उसके लिए बहुत डैमेजिंग होता है, उसके टारगेट से उसको पीछे ले जाता है, क्योंकि आपका ट्रेड रूट वहाँ से है, आपका ईरान से भी कारोबार है, इजराइल से भी कारोबार है, पूरे मिडिल ईस्ट से कारोबार है, सब अफेक्ट हो रहा है इजराइल के वॉर्स की वजह से, यूक्रेन और रशिया की वजह से भी अफेक्ट हो रहा है। तो अगर वॉर बंद होता है तो इसका बहुत बड़ा, या कह लें कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा तो वो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज होंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि इट्स गुड साइन फॉर अस, इंडिया के लिए बेहतर। आपने युद्ध का जिक्र किया, तो जेलेंस्की को भी हमने देखा, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया उनके सामने आई है ट्रंप के लिए, और ये भी कहा कि शानदार उनसे मुलाकात हुई थी, पिछली मुलाकात को याद किया, उनको अब पूरी उम्मीद जग गई है कि ये युद्ध अब खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ट्रंप के आने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा इस बात को, ट्रंप अपने भाषणों के दौरान कहते रहे कि अगर वो राष्ट्रपति होते इस वक्त में तो ये जो युद्ध, चाहे ईरान इजराइल का हो या फिर चाहे रूस यूक्रेन का हो, इस स्थिति तक नहीं पहुंचता, ये नौबत नहीं आती। उन्होंने सीधा ये कह दिया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो 24 घंटे में युद्ध खत्म कर देंगे। तो वो घड़ी अब आने वाली है। और बात अगर मैं व्लादिमीर पुतिन के करूं, जो राष्ट्रपति हैं रूस के, तो वो भी अब यही चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगा था जब उन्होंने हमला बोला था यूक्रेन के ऊपर, तो उन्होंने ये सोचा था कि 15 दिनों में युद्ध को वो ख़त्म कर देंगे। उनका जो मकसद था वो वहाँ पे रिजीम चेंज करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका और नेटो ये ठीक पीछे खड़ा हो गया यूक्रेन के, और उसको फंडिंग करने लगा, आर्म्स एंड एमुनिशंस देने लगा। तो जेलेंस्की के साथ भी प्रॉब्लम है, वो भी चाहते हैं कि हाँ जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो जाए, पूरा देश उनका बर्बाद हो चुका है। छोटा सा देश है, लेकिन अमेरिका और नेटो की सपोर्ट की वजह से उसे रूस जीत नहीं पा रहा है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक फेस सेविंग फार्मूला चाहिए जी। और उनको जो बचा खुचा देश है यूक्रेन, जेलेंस्की को वो बचाना है। तो दोनों ही देश बड़ी एकाग्रचित होकर और बड़ी उम्मीदों के साथ वो देख रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी की तरफ, जो कई बार वार्ता कर चुके हैं, जेलेंस्की से मिल चुके हैं, पुतिन से मिल चुके हैं, जो बाइडेन से मिल चुके हैं, और एक बार स्पेशल मैसेज लेकर के नरेंद्र मोदी का हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल भी जाकर के पुतिन को ब्रीफ कराए हैं। तो पूरी जानकारी ऐसी हो गई थी। प्लस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बताना कि ट्रंप की जो केमिस्ट्री है वो पुतिन के साथ बहुत अच्छी है। अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है या आने वाला है, तो उसमें उनका जो दोस्त होगा, अमेरिका का दोस्त होगा, वो रूस होगा, और उनका जो दुश्मन होगा वो चाइना होगा। तो जो अगर फ्रंट पे जो लड़ाई जो चल रही है, वॉर जो चल रहा है, दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक इजराइल में और एक वहाँ पे यूक्रेन में, तो इनमें बड़ा बदलाव मिलेगा, दिखेगा। सर, क्योंकि जो बाइडेन का कार्यकाल आपने देखा, इससे पहले 2016 से 20 तक ट्रंप भी रह चुके हैं, दोनों की स्ट्रेटजी में, दोनों की जो डिप्लोमेटिक क्षमताएं हैं, किस तरह से आप उसको देखते हैं? क्योंकि अब आने वाले वक्त में ट्रंप फिर से संभालने वाले हैं। मैं वो बताऊंगा, लेकिन पहले एक बता दूं, चूँकि परसेप्शन चल रहा है, कमला हैरिस के पक्ष में महिलाएं थी, महिलाएं थी अबॉर्शन के मुद्दे पे। एबॉर्शन में भी दो कैटेगरी होता है, एक तो यंग महिलाएं, एक जो है ओल्ड महिलाएं। यंग महिलाएं जो चूँकि अब इंडिया में ही बात करेंगे तो हो सकता है समर्थन हो, तो यंग महिला एबॉर्शन के जो कानून है, जो वहाँ पे प्रतिबंध ना लगे, उसके समर्थन में थी। जो लेकिन ट्रेडिशनल महिला जो है, ओल्ड महिला है, वो जो है इसके खिलाफ में है। तो दूसरी चीज़ जो है,
एक जो राजेश जी बता रहे थे उसमें देखिए बड़ा एक फेरबदल हो सकता है। ये 24 घंटा की बात, चूंकि चुनावी नारे होते हैं तो 24 घंटे नहीं, 24 दिन ले लीजिए, 48 दिन ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे यदि रसिया के साथ यूक्रेन का युद्ध खत्म होता तो एक ट्रेंगुलर जो कॉम्बिनेशन बनेगा, अमेरिका, रशिया और इंडिया। तो एक ये यदि तीनों महाशक्ति एक तरह से ट्रेंगुलर कॉम्बिनेशन बनता है तो दुनिया में बहुत असर होगा। जहाँ तक आप बाइडेन की इसकी बात कर रही तो बाइडेन जो ढीला ढाला रहा है, कोई भी चीज को ढंग से लागू नहीं हुआ कर पाया। बाइडेन से ज्यादा तो मुझे लगता है कमला हैरिस हाईलाइट होती रही हाँ, है। नहीं, लेकिन अभी जो चूंकि बाइडेन की बात कर रहे हैं तो उनका जहाँ जहाँ गए हैं कि सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए, वो समस्या को बढ़ा दिया है, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। इसके साथ क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये जो बोलता है वो करता है और ये इसमें इफ एंड बट नहीं लगाता है। प्लस ये युद्ध के खिलाफ है, इसके ये बोला भी है कि हम जो है 4 साल में कोई युद्ध नहीं है, युद्ध के खिलाफ रहा है। तो युद्ध नहीं होने से वर्ल्ड ऑर्डर जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों सुधार होगा। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक मार जो है वो अमेरिका भी झेला है, रशिया और यूक्रेन की वजह से। और इंडिया को भी लगा, चूँकि इंडिया जो तेल लेना शुरू किया था, चूँकि यूएसए जो है तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तो और रशिया तीसरे नंबर पे है, लेकिन रशिया का तेल जो है दूसरे कंट्री में नहीं जा पाता था। तो ये यदि कन्फ्लिक्ट खत्म होता है तो इकोनॉमिक दुनिया में इकोनॉमिक फायदे सबको होंगे, जो सारे चीज का हवा प्रवाह चाहिए और धीरे धीरे चलेगा। भारत भी यही चाहता है। और भी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका में फिर से ट्रंप की वापसी हो गई है और ट्रंप एक बार पहले भी सरकार चला चुके हैं, तो वहाँ जो नीतियाँ इस बार उनकी रहेंगी, पहले से उन्होंने हालांकि लगभग क्लियर कर दिया है। जेपी जी हमारे साथ है। जेपी जी, आपको क्या लग रहा है कि ट्रंप के आने से अमेरिका और भारत के रिश्तों में कितना असर आएगा? क्योंकि पहले भी मोदी और ट्रंप की दोस्ती हमने देखी है, क्या आपको लगता है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया कि पुरानी उस दोस्ती को, उस सफलता को आगे बढ़ाएंगे, क्या फिर से वैसा ही आपको लग रहा है कि तस्वीर रहेगी? नहीं, मुझे लगता है, देखिए दोस्ती अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह। मेरा कोई दोस्त है, दोस्ती अपनी जगह रहेगी, कारोबार अपनी जगह रहेंगे। अमेरिका के अपने हित हैं, नौकरियां हैं, बेरोजगारी है, आर्थिक मोर्चा है। भारत के साथ एक सीमा तक ही वो मतलब मोदी से वही रिश्ते निभाएंगे जो वैश्विक स्तर पर देखें। जहाँ तक कारोबार की बात है, बिजनेस की बात है और लेन देन की बात है, वो पहले अपना हित देखेंगे। वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक तरह से अविश्वसनीय नेता रहे हैं। मतलब अभी तक उनका रिकॉर्ड इसी तरह रहा है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ है। तो उनके बयानों से मतलब मुझे लगता है कि जैसे भारत के संबंध अभी तक रहे हैं, मोटा मोटी वैसे ही रहेंगे। खटास और मिठास दोनों चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो हमारे हित में ही आ जाएंगे, हमारे यहाँ लोगों को नौकरियाँ दे देंगे, हमारे जो है उसमें वीज़ा में छूट देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कहीं आपको लगता है दबाव बनेगा चीन पर भी और कनाडा पर भी? कतई नहीं, कतई नहीं। क्यों लग रहा है आपको? अमेरिका, देखिए अमेरिका, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उससे दबाव बनेगा उनके ऊपर, क्योंकि जो मोदी की नीतियां हैं और ट्रंप की रही हैं इससे पहले, वो लगभग सिमिलर रहती हैं इन दोनों देशों को लेकर, या आतंकवाद को लेकर कह लीजिए, अवैध घुसपैठ को लेकर कह लीजिए। नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरा पड़ोसी है, मान लीजिए मेरे पड़ोसी ये हैं, यानी कनाडा, ठीक है। मेरे पड़ोसी तो अच्छे रिश्ते हैं, मैं आपके साथ, जाहिर सी बात है उसके अच्छे रिश्ते हैं। आप बहुत दूर के हैं, मतलब आप ये लीजिए कि अमेरिका और कनाडा के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका कनाडा से अपने रिश्ते भारत के लिए दांव पर नहीं लगाएगा। आपको क्या लग रहा है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते अब सुधरेंगे, और हम क्योंकि डिफेंस की भी बात करते हैं, तो लग रहा है कि जो ट्रंप की नीतियां हैं इससे पहले जो रही हैं उससे थोड़ी मुश्किल बढ़ सकती है? देखिए थोड़ा बहुत स्टेटमेंट्स का भी फ़र्क होता है, क्योंकि जिस तरीके से जब कनाडा वाला मुद्दा आया तो यूएस ने हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करी। उसने बोला कि भारत जांच में सहयोग नहीं कर रहा। जब कश्मीर का मुद्दा था तो हैरिस ने भी ये बोला, कमला हैरिस ने, जो कि राष्ट्रपति उम्मीदवार थी, उन्होंने बोला कि कश्मीर के लोग ये ना समझें कि वो अकेले हैं, हम उनके साथ हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन ट्रंप का अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया सार्वजनिक तौर पर कि जो दिखाता हो कि ये भारत विरोधी है। और जिसके बाद जब 20 में जब इलेक्शन में मोदी उनके साथ गए थे, उनके समर्थन में, तो तब भी मोदी ने नारा दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार, हालांकि तब हार गए थे। तो इस तरीके से नहीं दिखता है कि हम जितना सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ जो मोदी की जो गर्मजोशी है, जो भारत अभी जब अभी नतीजे आए तो एक भारत में भी जोश, एक जो जेनजीज पॉपुलेशन है उसमें एक जोश दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ों को देखना पड़ेगा। और जो ऑन टेबल चीज़ें हैं वो अलग हो सकती हैं, क्योंकि अब जो 25 में जब ऑफिशियल ट्रंप आगे क्या करेंगे वो तो देखना होगा। लेकिन क्योंकि अब हिंदू की भी बात की थी ट्रंप ने, सर, जो उन्होंने कहा था कि भारतीयों को लेकर और हिंदुओं को लेकर कि भाई हम उनकी सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे, जो कमला हैरिस या जो बाइडन उनको लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं। और हिंदुओं का मुद्दा हम देख रहे हैं कि भारत में भी एक है तो सेफ है, नेक है, इस तरह की बातें।
देखिए, ये तो अब देखना होगा कि ट्रंप आने के बाद उस पर जो उन्होंने बातें कही उस पर कितना अमल करते हैं। वैसे आज के उनके स्पीच में उन्होंने हर वर्ग का जिक्र किया है, बताने के लिए कि अमेरिका कॉस्मोपॉलिटन स्टेट है। हर धर्म के लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने जो धार्मिक रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको कर सकते हैं। बट उन्होंने इंडियन अमेरिकन और हिंदू का जिक्र नहीं किया। उन्होंने मुस्लिम अमेरिकन का जिक्र ज़रूर किया स्पेसिफिकली, मैंने आज गौर किया उनके स्पीच पे। तो ये सब कहीं अब देखना होगा कि कहीं ये सिर्फ रेटोरिक स्पीच तो नहीं था चुनाव जीतने के लिए, चुनाव के बाद वो किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर। बहती गंगा में हाथ तो नहीं धो रहे थे, क्योंकि भारत में चल रहा था बहुत कि बटेंगे तो कटेंगे, और एक है तो सेफ है नेक है। इसी को राजनीति कहते हैं। उन्हें उस वक्त वोट मांगना था, आज उनको वोट मिल चुका है। और अमेरिकन्स इसी के लिए जाने जाते हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आज उनको प्रेसिडेंसी मिलने वाली है, तो अभी अगर वो हिंदुओं के बारे में बोले ना बोले उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये है कि उनका जो झुकाव होता है वो इस तरफ होता है, और जो ट्रेडिशनल जो सोच होती है डेमोक्रेट्स की, उससे वो अलग करते हैं। तो आज उन्होंने हिंदुओं के बारे में नहीं बोला, मुझे कोई अचरज नहीं हुआ है। अब वो सिर्फ अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका को फिर से बोलते हैं कि वो ग्रेट बनाएंगे और सिर्फ अमेरिका की ही बात करेंगे वो। तो कहने की जो बातें थी वो हो गई, लेकिन अब काम करके दिखाना है। और अमेरिका के लिए, वहाँ की फैमिलीज़ के लिए जो उन्होंने कहा है ना कि ख़ास तौर से कि जो वहाँ के परिवार हैं, नेशन फर्स्ट की जो वो बात कर रहे हैं, कि फोकस अमेरिका पर रहेगा ज़्यादा। ऑब्वियसली फोकस अमेरिका पर रहेगा, चूँकि उसी को जो सपना दिखाया है वो सब। अमेरिका को महान कैसे बनाएंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या ऐसा हो जाएगा, क्या बड़ा करने वाले हैं ट्रम्प? नहीं, बेसिकली लोकल राजनीति है, लोकल जॉब जो है, महंगाई है, प्लस टैक्स है, ये इस पे ध्यान देंगे। रोजगार कैसे बढ़े, लोगों को जो है इकोनॉमी कैसे सुधरे। सबसे लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लीजिए कि पहले ट्रंप जीते थे, फिर बाइडेन जीते थे, फिर जो अभी ट्रंप जीते हैं। ये जो आकांक्षी वर्ग जो है ना वो बहुत उनके विचार, उनकी सोच बदल गई है। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नेता 4 साल के बाद फिर से सत्ता में आया हो अमेरिका। मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में एक इंडिया ही कंट्री है, तीसरी बार जो जीत हुई है। अब मेजर कंट्री को ले लेंगे तो मेजर कंट्री में जो हर जगह सत्ता बदल गई है, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे आप यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, चाहे अमेरिका में चले जाएं, चाहे आप ब्रिटेन में चले जाएं, तो हर जगह बदलाव हुआ है। तो आप जनता के आकांक्षाओं को, अपने लोकल राजनीति को, अपनी कंट्री फर्स्ट को ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर दूसरे बार बदल दिए जाएंगे। तो वहाँ पे भी जो है उस मूड को समझते हैं, आकांक्षी वर्गों को समझते हैं, और आकांक्षी वर्गों को, युवा वर्गों को ध्यान में रख के ही उन्होंने नारा दिया, ताकि आकांक्षी वर्ग, ये नए जो वोटर होते हैं 35 साल से 18 साल से 35 साल वाले, उसमें उत्साह भरा जाए। इस पर चूँकि जो जितनी भी कंट्रियाँ होती है वो सारे इस वर्ग को ध्यान में रखते हैं। यदि उस वर्ग के सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो दूसरी बार तो ट्रंप बन नहीं सकते हैं, लेकिन उनके पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन पार्टी वहाँ पे अहम होता है, तो पार्टी को भी बढ़ाना है तो ऐसा क्या सा नीति लें, कौन पॉलिसी लें जैसे उसका जीडीपी बढ़े, उसका रोजगार बढ़े, उसके जो है लोगों की महंगाई का असर नहीं हो, और जो है एक वर्ल्ड ऑर्डर में भी उसकी जो है दादागिरी बनी रहे। तो सारे चीज़ को देखना, लोकल से वोकल तक, मतलब लोकल से इंटरनेशनल तक जो है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। मिडिल क्लास की बहुत बात कर रही थी कमला हैरिस, हमने सुना उनसे, और अपने परिवार का, अपनी माँ का बहुत जिक्र कर रही थी, भारत के साथ जो विरासत की बात कर रही थी उसका बहुत जिक्र हुआ। मिडिल क्लास के लिए ऐसे कहा जाता है कि बहुत कम लोग सोचते हैं, उसके बाद भी कमला हैरिस यहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने ऐसा क्या चमत्कार किया, ऐसी कौन कौन सी बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई जिससे लोग प्रभावित हो? और स्ट्रॉन्ग लीडर से सबसे ज़्यादा लोग जो उम्मीद करते हैं ना, अब जिस पहलू की आप बात करें कि क्यों ट्रंप वर्सेस कमला में ट्रंप को चुना, लीडर से लोग उम्मीद करते हैं कि जो फैसला ले सके। इस वक्त एक तरह का केओस है अगर आप पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर देखें तो, और यूएस में जो कुछ भी होता है, यूएस के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बहुत हद तक प्रभावित रहता है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि यूएस की दखल आज भी, अमेरिका की दखल करीब करीब दुनिया के हर हिस्से में होती है, और वो अपनी टांग हर जगह अड़ा के रखता है और लड़ा के रखता है, और इसका इम्पैक्ट यूएस के लोगों पर पड़ रहा है। पोस्ट कोविड एरा में इकॉनमी पे जो प्रेशर रहा है वो भी रहा है, और कई तरह की दिक्कतें। इस सब के बीच में, और जो बाइडेन का जो एरा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें एक इनडिसाइसिवनेस रही है, फैसले दो टूक नहीं वो ले पाते रहे हैं। सॉल्यूशंस, जैसा कि कह रहे थे राजेश जी भी, कि सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पाते रहे वो मुद्दों का। तो इस सब के बीच में, और उसका कॉस्ट कौन पे कर रहा था? अमेरिकन सिटीजन पे कर रहा था, कि अमेरिका के सिटीजन के टैक्स के पैसे से आप यूक्रेन में वॉर लड़ रहे हैं रशिया से, आप इजराइल को फंडिंग कर रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है? महंगाई मिल रही है, हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर जॉब लूज कर रहे हैं। इन्हीं बातों को मुद्दा बनाया
ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया कि भैया बाकी बाहर की बातें हम बाद में देखेंगे, अलग देखेंगे, हम पहले अपने लोगों की सहूलियत को हम देखेंगे, उनको टैक्स रिबेट देंगे, उनको जॉब हम इंश्योर करेंगे, उनका पे हम बढ़ाएंगे, वगैरह वगैरह जो तमाम चीज़ें कही। मुझे लगता है कि इस केओस के बीच में एक स्ट्रांग हेडेड लीडर जो डिसीजन ले रहा है, जो ठोक के कह रहा है कि चाइना को तो मैं दूर रखूंगा, यहाँ से युद्ध में बंद करवाऊंगा और अपने लोगों को नौकरी और टैक्स में राहत दिलवाऊंगा, तो क्या चाहिए लोगों को इससे बेहतर? बिल्कुल, विश्व में शांति और इसके साथ ही जी कोई भी जो जनता है, वोटर है, वो देखता है कि मेरा निर्णायक नेता कैसा हो। तो 2 बार जो गोली चली तो इससे संदेश ये भी गया कि ये ऐसा प्रेसिडेंट होगा कि मेरे लिए गोली भी खा सकता है। तो एक आपको डेयर डेविल दिखाना पड़ेगा, डिसाइसिव निर्णायक नेता बनना पड़ता है और मैसेज क्लियर हो। मैसेज क्लियर हो तो उसमें ट्रंप जो है, चूँकि वो सरकार में नहीं थे और इस 4 साल में जो बदहाली हुई थी उसमें ये मैसेज जो है स्टेट देने में कामयाब हुए। क्योंकि लोकल की बात हो, युवा की बात हो, महिला की बात हो, विदेश की बात हो, रसिया की बात हो, इंडिया की बात हो, तो एक मैसेज वो क्लियर दिए। वो इस हिसाब से, चूँकि उसमें इवन बट नहीं था, तो कहीं ना कहीं लगा कि ये ऐसा नेता है जो मेरे लिए गोली भी खा सकता है। चूँकि आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज, जब गोली चली थी तो उसके बाद झटक से उसका जो एक्शन था वो दिखाने के लिए हम गोली से नहीं डरने वाले। इसी तरह मोदी जब गए थे पटना तो बमबारी हो रही थी, वो भी मन से नहीं हटे थे। तो डिसाइसिव लीडर का जो है एक अपना बॉडी लैंग्वेज होता है, एक संदेश देने का होता है। कुछ नेता होते भाग जाते वहाँ से, छुप जाते, तो ये सब पॉजिटिव होता है। मान लीजिए 2%, 3%, 4%। इस यही वजह है कि अभी देख लीजिए 538 सीट है वहाँ पे, 503 का ही आया है, 35 का आंकड़ा भी और आना है। हो सकता है कि 277 से ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो इसका बेनिफिट जो है आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका इंफॉर्मेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं और पूरा आप अपने वोटरों से कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात यही कि आपने अपने देश के बारे में सोचा, अपने देश की जनता के बारे में सोचा, और जो आप कहते हैं उस पर जनता भरोसा भी कर रही है। लेकिन ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर भारत और अमेरिका के रिश्तों में किस तरह से आगे और मजबूती मिलेगी। और वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात करें तो ट्रंप क्या नीतियां लेकर आते हैं, उनकी डिप्लोमेसी आगे किस तरह की रहेगी। इसी के साथ लाइफ टाइम्स में फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स।